जब भी आपका ध्यान डाइवर्ट हो या पढ़ाई में मन नहीं लगे तो याद करो उन चार आंखों को जो आपका इंतजार कर रही है, दो आपकी माता की, दो आपके पिता की, कि एक दिन मेरा बेटा अफसर बन के आएगा। ये लाइन मेरे पहले दिन से, जब से घर छोड़ा था, दिल्ली गया था, तब से मेरे जुनून में थी, जेहन में थी। नमस्कार, मोहनवाणी से मैं मोहनलाल मौर्य। आज हमारे साथ में एक ऐसा युवा है जिसने महज 22 साल की उम्र में एसडीएम बनने का सपना साकार किया है। हम बात कर रहे हैं विराटनगर निवासी ऋषि राज कपिल की, जो वर्तमान में सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी लगन, मेहनत, संघर्ष और उनकी दिनचर्या की कहानी के बारे में। सबसे पहले तो एसडीएम साहब, आपको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने पहले ही प्रयास में परचम लहराया, और मौनवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपका ये जो सफर है वो कैसा रहा? अगर मैं अपने इस सफ़र की बात करूं तो ये एक बहुत ही यादगार, जुनून भरा और रोमांचक सफ़र रहा है, जिसमें जो अपन सपना देखते हैं उसको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। और जब वो साकार होता है तो एक लगता है कि एक चमत्कार जैसा हुआ है और अपनी मेहनत रंग लाई है। अपन स्कूली शिक्षा की बात करें तो आपकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? अगर अपन स्कूली शिक्षा की बात करें तो 10वीं तक की जो पढ़ाई थी अपने यहाँ लोकल विराटनगर से करी थी मैंने। 11th-12th के लिए साइंस सब्जेक्ट चुना था मैंने, तो मैंने विराटनगर में किस स्कूल से? विराटनगर में माधव विद्यापीठ स्कूल है, वहाँ हाँ। से मैंने करी थी। वो 10वीं तक का स्कूल था। तो 10वीं में आपके कितने अंक आए? 10वीं क्लास में मेरे 92.33% अंक किस थे। सन की बात है? सन 2014 में 10वीं पास करी थी। प्लस टू? प्लस टू 2016 में ज्योति एकेडमी थानागाजी से विज्ञान वर्ग में। और कितनी प्रतिशत? उसमें मेरे 90% अंक थे और उसके साथ ही मेरा IIT जेई एडवांस में सिलेक्शन हुआ था। तो फिर आप उधर से इधर कैसे आए? IIT एडवांस में सिलेक्शन होना लोगों का एक बहुत बड़ा ड्रीम है। हम्म। इसके लिए लोग कोटा, झुंझुनू, सीकर जैसी जगह पे जाते हैं। हम्म। मेरा भी सपना था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करनी है। कई लोगों से सुना था कि अपन IIT के माध्यम से भी जा सकते हैं, क्योंकि हम्म। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। हम्म। तो ग्रेजुएशन IIT में बीटेक और हम्म। अपने साधारण बात करें तो BSc BE सब इक्वल है। हम्म। मेरा 12th के साथ सिलेक्शन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जुनून ये था कि अपने को सिविल सेवा करनी है। हम्म। इंजीनियरिंग बनने का कभी सोचा नहीं था। हम्म। तो अपने घर वाले भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी गल जानो को ना गल है कि के सोच लो। अच्छा अच्छा। तो ये बात थी। कई लोगों ने कहा भी कि ये डिसीजन आपका हम्म। नुकसानदायी, आत्मघाती डिसीजन है कि आप IIT एडवांस में सिलेक्शन होने के बाद छोड़ रहे हो। छोड़ रहे हो? लेकिन वो कहते हैं ना, खुद भी भरोसा हो तो अपन कायनात पूरी हासिल कर सकते हैं। तो यूजी में क्या सब्जेक्ट थे? यूजी फिर किससे किया आपने? UG के लिए फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि आपको सिविल सेवा करनी है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, हम्म। वहाँ आपके मार्क्स अच्छे हैं तो हम्म। आपका एडमिशन हो जाता है हम्म। और दूसरा परिवेश मिल जाता है जैसा आप चाहते हैं। हम्म। तो UG के लिए मेरे जो 12th में मार्क्स आए थे PCM के, हम्म। क्योंकि हिंदी में कम मार्क्स होने की वजह से परसेंटेज ओवरऑल 90 रह गई, लेकिन PCM में मेरा अच्छा स्कोर था। हम्म। तो DU में थ्योरेटिकल जो मार्क्स होते हैं अपने, हम्म। प्रैक्टिकल और सेशनल हटा दो, जी। फिर जो अपने थ्योरी में मार्क्स है उनको परसेंटाइल बनाते हैं। हम्म। तो उसमें मेरा जो नॉर्थ ब्लॉक है जो सबसे अच्छा माना जाता है DU में, हम्म। रामदास कॉलेज, हम्म। उसमें मेरा फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन के लिए चयन हो गया। उसी के साथ में फिर आपने सिविल सर्विस की तैयारी की? हाँ। तो अब सबसे बड़ी बात, चुनौती ये थी कि एक गाँव का लड़का जो कभी अपने घर से बस स्टैंड तक भी अकेला पहले नहीं जाता था, या हम्म। जनरली घर वाले साथ होते थे, हाँ, मन में हेजिटेशन रहता था, कभी हेजिटेशन कहीं था, गए नहीं। गए नहीं। तो दिल्ली जैसे शहर में जाना, विराटनगर से दिल्ली दिल्ली जाना जाना। और वहाँ खुद को एडजस्ट करना, तो थोड़ा समय तो मेरे को इसमें लगा कि अपन खुद कैसे एडजस्ट हो। हम्म। लेकिन सामने लक्ष्य था, वहाँ हम्म। पे हो सकता है कि पथ भटक जाते या कुछ और चीज़ें होती, लेकिन जब अपना लक्ष्य है और अपन जो सोच के लेके जाते हैं, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरी मोटिवेशन की लाइन रही है हम्म। शुरू से लेके लास्ट तक, आज तक भी वही है, जब भी आपका ध्यान डाइवर्ट हो या पढ़ाई में मन नहीं लगे हम्म। तो याद करो उन चार आंखों को जो आपका इंतजार कर रही है, दो आपकी माता की, दो आपके पिता की, कि एक दिन मेरा बेटा अफसर बन के आएगा। ये लाइन मेरे पहले दिन से, जब से घर छोड़ा था, दिल्ली गया था, तब से मेरे जुनून में थी, जेहन में थी, और वही मेरा जुनून थी। फिर ग्रेजुएशन के दौरान शिफ्ट हो गए, हम्म। एडजस्ट हो गए, तो ये था कि अपने को सिविल सर्विसेज करनी है। हम्म। तो पहले तो उसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि होता क्या है, सिविल सेवा क्या है,
सुना ही था ये सारे होते हैं, लेकिन बनना अपने को तो पता, रास्ता पता करना जरूरी है। हम्म। एक होता है कि बिना तैयारी आप जंग लड़ो, हम्म। एक होता है कि तैयारी के ये सात साथ जंग जंग लड़ो, सही बात है। लड़ो। स्मार्ट तरीके, हम्म। हार्ड वर्क और स्मार्ट स्मार्ट वर्क, वर्क। तब हम्म। जाके अपन सक्सेस हासिल करते हम्म। हैं। हार्ड वर्क सब करते हैं, हम्म। जो भी तैयारी कर रहा है हाँ, अपनी मेहनत में स्मार्ट कभी कोई नहीं स्मार्ट वर्क देखता। जरूरी है। तो मैंने शुरू किया। फिर एक होता है कि अपन मोटिवेशन, हम्म। तो उस दौरान जैसे जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही थी, तो उस दौरान अपने क्षेत्र से एक भैया का सिलेक्शन हुआ था, ये सुनील धनवंता, जी। जिनकी ऑल इंडिया रैंक 22, हम्म। हिंदी मीडियम के टॉपर। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था कि भैया कर सकते हैं तो अपन भी भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। उनसे भी मार्गदर्शन लिया, और खुद भी अपन सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे इंटरव्यू वगैरह देखे, तो पूरी तरीके से जांच परख लिया। फिर लगा कि अपन भी कर सकते हैं। आपने यूपीएससी की भी दिया एग्जाम? जी, अगर सबसे पहले बात करूँ तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में और आरपीएससी के में 21 साल की उम्र चाहिए। जी। यूपीएससी में कट ऑफ डेट होती है कि 1 अगस्त से पहले आपका 21 साल हो जाना चाहिए। हम्म। मेरी ग्रेजुएशन 2019 में हो गई थी। हम्म। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुई तब मेरी एज साढ़े 18 साल थी। तो मैं जी। एलिजिबल अभी किसी में भी नहीं था। नहीं था। 2.5 साल का टाइम मेरे पास था। तो आप पीजी की फिर आपने? फिर मैंने पीजी करी। पीजी इसलिए करी कि पीजी एक किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स से, अच्छा। मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स से हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। हम्म। उस साल भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, जैम जी। के थ्रू। जी। जो एमएससी के लिए होता है। हाँ फिर हाँ। मैंने आईआईटी का ख्वाब हम्म। वहीं पे ड्रॉप किया। हम्म। मेरे को था कि अपन इसी परिवेश में रहेंगे और इधर से जाएंगे। उस दौरान जब ग्रेजुएशन हुआ तो 18.5 साल था। फिर मास्टर्स कंप्लीट करी तो 20.5 साल का हो गया। हम्म। संयोग ये था कि यूपीएससी के लिए अब वैसे तो जो जनरल स्टडीज अपन करनी होती है अपने स्तर पे वो मैंने कर ली थी, हम्म। लेकिन ये होता है कि चलो एक कोचिंग लेते हैं। हम्म। प्लान कर रहा था कि अपन यूपीएससी की कोचिंग लेंगे। हम्म। तो उस साल ये था कि 1 अगस्त को 21 साल मेरी हुई नहीं थी 2021 में। जब जब? हाँ 1 अगस्त हम्म। 2021 को 21 साल होती तो मैं यूपीएससी में बैठ पाता। उसी दौरान जुलाई में हम्म। आरएएस 2021 भर्ती आरपीएससी के द्वारा? आरपीएससी के द्वारा आया। हम्म। तो मेरे को माइंड में तो वही था कि 21 साल अपन तो है नहीं, हो हम्म। सकता है जैसे यूपीएससी नियम फॉलो करते हैं वैसे आरपीएससी भी करती होगी। हम्म। लेकिन शुरू से हमेशा से जिज्ञासा रहती है कोई भी नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ो। डिटेल में पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा तो हम्म। उसमें देखा कि 1 जनवरी 2022 को हम्म। जो अभ्यर्थी 21 साल की आयु पूरी करेगा हम्म। वो एलिजिबल है। अच्छा। तो मैंने देखा कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 30 दिसंबर 2000, हम्म। मैंने कैलकुलेट किया तो 21 साल 1 दिन हो रही थी उस हम्म। डेट के अकॉर्डिंग आयु। तो मैं संयोग से हम्म। उसमें पात्र था। मैंने आरपीएससी का फॉर्म भरा। सपना हम्म। यूपीएससी का ही था, हम्म। लेकिन मैंने कहा कि ये भी सिविल सेवा का पार्ट है, हम्म। अपन एग्जाम और देंगे और अपने पूरी स्टेट में तैयारी रहेंगे। से देंगे। तो अपनी तैयारी का भी आकलन हो जाएगा कि अपन जो अब तक मेहनत करते आ रहे हैं हम्म। उस पर कितनी तैयारी, कितना पानी में हो कितना बाहर हो, हम्म। ताकि आगे जब बड़ी युद्ध की तैयारी करेंगे हम्म। तो कम से कम क्षमताओं का पता रहेगा। जुलाई में मैंने नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में इसकी लास्ट डेट थी। हम्म। अगस्त में मैंने फॉर्म भरा हम्म। क्योंकि मेरे एमएससी के एग्जाम थे वो पूरे किए। फिर हम्म। अगस्त में इसका फॉर्म भरा और फॉर्म के भरने से पहले प्री की डेट आ गई थी, हम्म। 27 अक्टूबर को प्री होगा। हम्म। तो उस दौरान ये था कि प्री भी आ गया। अब हम्म। तक अपन ने कोई कोचिंग ली नहीं, अब इतना टाइम है नहीं कि कोचिंग ले। अच्छा, प्रीस का जब एग्जाम दिया उससे पहले आपने कोई किसी कोचिंग भी कोचिंग से कोचिंग नहीं की? कोचिंग नहीं थी, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी। जी। खुद ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, एनालिसिस किया। हम्म। राजस्थान के जीके में शुरू से इंटरेस्ट रहा है बचपन से, हम्म। क्योंकि अपना होम स्टेट है। हम्म। और खुद का भी इंटरेस्ट है कि अपनी संस्कृति को जाने, इतिहास को जाने, हम्म। भूगोल को जाने। और मैथ रीजनिंग वाला पार्ट, हम्म। इंडियन जीके वाला पार्ट अपन यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे। तो मोटा मोटी आइडिया था। फिर ये था कि अब अपने को सेलेक्टिव तैयारी करनी है और प्री पास करना है, हम्म। क्योंकि प्री में 200 नंबर लाने नहीं है। हम्म। इतने नंबर आ जाएंगे कट ऑफ हो जाए और मेन से अपन बैठे। हम्म। उस दौरान जो टाइम मिला 40-45 दिन का, हम्म। उससे में मैंने प्री के लिए पढ़ा, प्रैक्टिस करी हम्म। और मेरा प्री क्लियर हो गया। जब तक प्री क्लियर हुआ तब तक भी मेरी 21 हुई नहीं थी, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2022 तक था तो हाँ। मैं एलिजिबल था। हम्म। फिर हमारा मेंस का हो गया। 19 नवंबर को हमारा प्री का रिजल्ट आया था। हम्म। उसके साथ डेट आ गई कि 25-26 फरवरी 2022 को आपकी मुख्य मैन। परीक्षा होगी। हम्म। अब मेरे पास वही 3 महीने थे। हम्म। नवंबर में रिजल्ट आया था, नवंबर, आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फरवरी। मेंस के लिए आपने कोचिंग ली? हाँ, मेंस के लिए मेरे को कोचिंग की नीड इसलिए पड़ी कि कुछ सब्जेक्ट है आरएस में हम्म। जो अपन पहली बार पढ़ते हैं जब मुख्य परीक्षा देते हैं। जी। जैसे लॉ हो गया, वो प्री में नहीं आता। कौन सी कोचिंग से किया आपने?
मेंस की तैयारी। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है जयपुर में, जी। वहाँ से मैंने आरएस मेंस जो टारगेट बैच होता है हम्म। वो ज्वाइन किया था। हम्म। इसलिए क्या है कि कई बाद में अपन ये ना सोचे कि यार कोचिंग कर लेते तो और हम्म। अच्छा हो जाता, तो अपने प्रयासों में कोई कमी मत रखो, हम्म। बाद में ये ना हो कि काश लगाना पड़े अपने को, मलाल नहीं रहे किसी मलाल भी नहीं तरीके से, रहना सही बात। चाहिए। कोचिंग ली, जितना उन्होंने करवाया हम्म। मैंने डेडिकेटेडली किया। हम्म। इतना ही टाइम था कि या तो कोचिंग हो सकती थी या खुद को, तो मैंने भरोसा किया, हम्म। जो या तैयार आप चला रहे हो उस पर भरोसा होना जरूरी है। बिल्कुल। मैंने उनके मार्गदर्शन पढ़ा, खुद का भी जो अनुभव पहले का था उसको मिलाया, एक दो भैयाओं से जानकारी ली और 3 महीने सतत प्रयास किया। फिर 3 महीने के दौरान जब तक मेंस हुई थी हम्म। पढ़ाई करी, फिर आर आरपीएस मेंस लिख दिया। हम्म। उसके बाद की जो जर्नी है उसमें हमें मेंस का रिजल्ट आया, और हम्म। रिजल्ट से इंटरव्यू के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था। 22 में मेंस हो गया, रिजल्ट भी आ गया। इंटरव्यू अच्छा। हमारे 23 जुलाई में शुरू हुए थे, 1 साल लगभग 13-14 महीने बाद इंटरव्यू शुरू हुए हमारे। यानी तकरीबन 1.5 साल लग गए इंटरव्यू के 1.5 साल लग गया और फिर इंटरव्यू शुरू हुए और नवंबर 2023 में लिए। इसका रिजल्ट आया आरएस भर्ती का। और मैं क्या लगभग, रैंक रही है आपकी? मेरी रैंक रही थी जनरल रैंक तो 534 और जी। एससी वर्ग में मेरी 12वीं रैंक थी। तो आपको जब आपका रिजल्ट आया तब आपको आश्चर्य हुआ या आपको पहले से उम्मीद थी कि नहीं मेरा एसडीएम में हो जाएगा? देखो जनरली अब इस बात के दो अर्थ लोग निकाल लेते हैं। हम्म। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे को श्योरिटी थी कि मेरी सीट कहीं नहीं जाएगी, हम्म। तो लोग कहेंगे कि बन गया तो बात आ रही। हम्म। लेकिन ये सच बात है कि जिस दिन से मैंने तैयारी शुरू की थी उस दिन से खुद पे भरोसा था हम्म। कि एक सीट चाहिए मेरे को, और वो सीट चाहे कोई सी भी हो, सामान्य वर्ग की होगी या मेरे वर्ग की होगी, मैं लेके रहूँगा। मुख्य परीक्षा में कितने अंक थे आपके? मुख्य परीक्षा में मेरे थे 339 और नंबर, इंटरव्यू में? इंटरव्यू में 59। अच्छा, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में आप क्या अंतर रहा आपको? तीनों में सबसे ज्यादा आपको कहाँ संघर्ष करना पड़ा? अगर अपन बात करें इस परीक्षा की तो तीनों चरण अपने अपने लेवल पे महत्वपूर्ण है, हम्म। क्योंकि जो संस्था अपना चयन कर रही है, हम्म। यूपीएससी हो या आरपीएससी हो, सिविल सेवा के लिए अधिकारी सेलेक्ट करती है, तो हम्म। तीनों स्तर पर अपना परीक्षण होता है। जैसे प्री की बात करें हम्म। तो प्री का मतलब है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर उसी में से हम्म। है, हम्म। आप उसमें से सही कैसे सेलेक्ट करते हो, ये आपकी क्षमता देखी जाती है वहाँ पे। मतलब अनेकों में से एक चुनना, हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे एक स्क्रीनिंग हो गई आपकी हम्म। कि आप चुन सकते हो, वहाँ ज़्यादा लोगों का चयन हो गया। हम्म। मेंस में आता है कि आप लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने विचारों को बिल्कुल। और उसके आंसर को, तो व्यक्ति कैसा लिखता है उससे भी उसके व्यक्तित्व का आकलन होता है। फिर आता है साक्षात्कार। उस इंटरव्यू। चरण में आप चीज़ों को कैसे डिलीवर कर रहे हम्म। हो, आप बोल के कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो मेरा मानना है कि तीनों चरण अपनी जगह महत्वपूर्ण है और तीनों का नेचर अलग अलग है, संघर्ष हर जगह है। एसडीएम साहब, इंटरव्यू में आपको किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे? जी, मैं मेरे साक्षात्कार की बात करूँ तो जो मेरा साक्षात्कार हुआ था उसमें सामान्य क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी कि लोक अदालत क्या है, हम्म। जनरल क्वेश्चन पूछा। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन जनरल शुरू हुआ, लेकिन बाद में साइंस बैकग्राउंड था मेरा, हम्म। उनको लगा कि एमएससी है, हम्म। डीयू से है, तो साइंस भी इस पर रखी जाए, तो हम्म। जनरल साइंस से क्वेश्चन शुरू किया उन्होंने। हम्म। और जितना डीप हो जा सकते थे उतना उतना गए हो? गए। और उस दौरान बीच में उन्होंने टेस्ट लेने के लिए क्या पता साइंस में अच्छा है जनरल में भी अच्छा है कि नॉलेज कैसा है। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि भारत के 5 कैबिनेट मंत्रियों के नाम बताओ हम्म। जो प्रधानमंत्री नहीं हो, वित्त मंत्री नहीं हो, गृह मंत्री नहीं हो, रक्षा मंत्री नहीं हो, क्योंकि इनको सब जानते हैं। ये बड़ी मुश्किल इसके वाला अलावा प्रश्न है। 5 केंद्रीय मंत्रियों के नाम बताओ। हम्म। तो मेरे लिए ये सौभाग्य था, अच्छा क्वेश्चन था, मैं चाह रहा था कि बीच में से क्वेश्चन आने चाहिए, हम्म। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में चलता है तो बोरियत सी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि साइंस से फैक्चुअल चीज़ें आ रही है, आप आ हम्म। रही है बता रहे हो, आ रही है हम्म। बता रहे हो, नहीं आ रही है तो डिनाई करो। तो मैंने पाँचों मंत्रियों के विद उनके विभाग हम्म। नाम बताए, तो बोर्ड को भी थोड़ा विश्वास हुआ कि ठीक है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए। मेरा पूरा इंटरव्यू साइंस पे ज़्यादा चला था, क्योंकि संयोग था कि एक्सपर्ट तीनों साइंस के थे। आरपीएससी से इंटरव्यू देके जैसे ही आप बाहर निकले, कैसी अनुभूति रही? जैसे अब आरपीएससी जैसे अपन इंटरव्यू देके बाहर निकलते तो एक संतोष की अनुभूति थी कि अपन ने जो अपने से जैसा सोचा था वैसा अपन ने परफॉर्म किया है। आपके साथ और भी उस दिन कई लोग इंटरव्यू देने बिल्कुल। गए, तो आपने आपस में चर्चा की? हाँ, क्या चर्चा की? मैं क्या एक दिन पहले चला गया था इंटरव्यू के एक दिन पहले, हम्म। क्योंकि भाई माहौल देखे आरपीएससी के बाद कैसा माहौल है। तो वहाँ जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे के आ रहे थे, अलग अलग बोर्ड में इंटरव्यू चल रहे थे, तो सबका अनुभव अलग अलग था। किसी को बहुत अच्छा लग रहा था, किसी को लग रहा था यार आसान और नहीं हुआ, हम्म। इस बोर्ड में जाते तो अच्छा हो जाता। अब दूसरे दिन मेरा इवनिंग शिफ्ट में था,
तो मैं मॉर्निंग वाले में चला गया कि देखते हैं कैसा आता है। तो जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको क्या पूछे बनता है, लेकिन मेरे माने पूर्वाग्रह कुछ नहीं जिज्ञासा रखना। रहती है एक। हाँ, जिज्ञासा बस पूछ लो, हम्म, लेकिन उन क्वेश्चनों के बेस पे आप पूर्वाग्रह मत बनाओ कि इस बोर्ड हाँ में जाएंगे तो ये होगा। हो सकता है आपका दिन अच्छा हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जो आप पाते हो और आप उनका अच्छे से जवाब दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी। फिर दूसरे दिन जब मेरा इंटरव्यू था तो उस शिफ्ट में सबसे पहला नंबर मेरा ही था। हम्म। तो मैंने उस टाइम में मैं घबराया नहीं। इंटरव्यू में भी पहला नंबर, हाँ, रिजल्ट में भी पहले ही हाँ। प्रयास में पहला नंबर। तो मैंने इंटरव्यू दिया, हम्म, उसके बाद आया तो जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो बाहर वाले देख पा रहे हम्म। थे, घर वाले देखे, साथ थे, तो उनको लगा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और आप मेरे को भी अंदर से फेस अनुभूति फेस हुई। रीडिंग से फेस भी रेटिंग से आभास हो अपने जाता है। झलक जाती है वो चीज़ें कि हम्म। कैसे जा रहा है। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं कि घर वाले साथ थे, तो कौन गया था आपके साथ में? मेरे साथ पापा, हम्म। मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर, आप सबको ही ले गए साथ? सब लोग। हम जनरली ये रहता है कि एग्ज़ाम देने जाते हैं हम्म। या इंटरव्यू तो जैसे पहला मेरा ही था, बाकी जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं जाऊँ या छोटा भाई जाए, सिस्टर जाए, तो घर वाले हमेशा साथ रहते अच्छा, हैं। नहीं हाँ, कहीं ये तो नहीं सोच के गए थे तो कि इंटरव्यू भी दे आएंगे, अजमेर भी घूम आएंगे? हाँ, दोनों ही थे कि इंटरव्यू तो देंगे ही, हम्म। उससे पहले आराम साथ से में घूम ट्रिप लेंगे, भी हो जाएगा। ट्रिप भी हो जाएगा। उससे क्या है कि खुशनुमा माहौल रहता है। हम्म। भाई दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। हम्म। और जनरली अपन घूमते फिरते हैं तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बढ़ती है हम्म। और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वो अच्छा रहा मेरे लिए। अच्छा, आपके परिवार में पहले कोई प्रशासनिक सेवा में रहा है या पहले आप ही हो? मेरे परिवार में पहले से तो कोई प्रशासनिक सेवा में नहीं रहा। हम्म। पापा है, पापा अध्यापक है और चाचा जी है मेरे। एक चाचा जी तो गड़ी की दुकान करते हैं। हम्म। तो जो तीसरे नंबर पे है छोटे वाले चाचा जी, तो वो सशस्त्र सीमा बल में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है और अभी असिस्टेंट कमांडेंट में उनका हम्म। प्रमोशन होने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि वो अब प्रशासनिक जीवन, वो भी प्रशासन के, लेकिन उनका प्रशासन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज वाला है। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं बात करूँ तो हम टोटल संयुक्त परिवार में तो 7 भाई बहन हैं और मेरे पापा के हम 2 बेटे हैं, नहीं, 2 भाई। आप संयुक्त परिवार में रहते हो या? परिवार संयुक्त है तो हम अच्छा, 7 भाई बहन उसमें, तो आप सबसे बड़े हो। सबसे बड़ा मैं। तो कहीं ना कहीं आपसे भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको मोटिवेशनल मिलता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल ये रहता ही है कि घर में कोई एक व्यक्ति अच्छा लक्ष्य हासिल करता है तो देखे देख उसके साथ वाले जो भाई बहन हैं, दोस्त लोग हैं, हम्म। सबको मोटिवेशन मिलता है कि ये कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। आपने जब आरपीएससी का फॉर्म लगाया तब से लेके और आपका सिलेक्शन हुआ तब से लेके आपकी दिनचर्या क्या थी? आप कितने बजे सुबह उठते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? जो मेरी दिनचर्या का जो पार्ट रहा है वो भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई होता है, क्योंकि मैं शुरू से ये रहा है कि सुबह जल्दी उठना टाइम पे। आज बेशक जॉब में आने के बाद थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है कि कभी हम्म। रात को लेट सोना पड़ता है तो दिन हम्म। लेट भी उठते हैं, कभी टाइम से सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाते फील्ड की सर्विस है ना हैं। आपकी? हाँ, स्कूलिंग के टाइम ये था कि जैसे सुबह 4 बजे उठना, हम्म। स्कूल के जब हम थे आराम हम्म। से 4 बजे उठ के नहा धो के हम्म। सुबह फ्रेश मोड में 5 बजे 5:30 बजे तक फ्री, फिर थोड़ा बहुत अपना जो स्वाध्याय होता है पढ़ लेते थे। यही रूटीन हमने कॉलेज में भी रखा। हम्म। कॉलेज में भी ऐसी जगह था जहाँ नाइट कल्चर ज़्यादा है, लोगों का हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है कि हम्म। रात को मस्ती चल रही है, पढ़ रहे हैं, जो भी चल रहा है दिन में सो रहे, लेकिन मेरा ये था कि रात को टाइम से सो जाना, हम्म। 10 बजे, 10:30, इससे ज़्यादा कभी मैं जगा नहीं। आरपीएससी के दौरान भी जब मैंने मतलब अपने सुबह पीजी, जल्दी उठना और देर रात देर को रात सोना, तक नहीं रहना। हाँ, तैयारी के दौरान भी यही था। हम्म। इसमें इंटरेस्टिंग तो ये हुआ कि मेरे साथ वाले मेरे जो पीजी के हम्म। ओनर है जहाँ मैं रहता था, उनसे पूछते थे कि ऋषि कब उठता है, कब सोता है, तो उनको भी विश्वास नहीं होता था कि ये रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप पर डे? पर डे ऐसे तो मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं होता था कि मेरे को घंटों में बांध के पढूं, लेकिन ये था कि जैसे जब मेरे को सोना होता था, जैसे सुबह कोचिंग जा रहे हैं तो वो क्लासें ली, हम्म। उसके अलावा जो टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ा। हम्म। खाली दिन होता है तो सुबह उठ गए, अपना नहा धो के नाश्ता वास्ता करके अपन पढ़ रहे हैं। फिर जैसे अपन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो अपना इंटरेस्टिंग है, जैसे मेरी जो इंटरेस्ट था, जो मेरी हॉबी थी कि लोक संगीत सुनना, हम्म। अपना जो स्थानीय लोक म्यूजिक है जैसे भजन वगैरह है, अपना राजस्थानी सॉन्ग, ये सब मैं सुन लेता था। और खाना वाना खा के फिर मेरे को रेस्ट करता था, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना अपने को रिक्वायरमेंट है। फिर एसडीएम साहब, आप ये बताइए कि आप मतलब रिटर्न करते थे या ओरल रहता किसमें, जब आप तैयारी करते थे तो? तैयारी के दौरान तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे अपन कुछ चीज़ें
पढ़ के बोल के याद कर लेते हैं, कुछ चीज़ अपने को लिखने की जरूरत पड़ती है तो जहाँ लिखने की जरूरत पड़ी वहाँ लिख के, और जहाँ पढ़ के बोल के जो जरूरत पड़ी तो। रात को पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है या सुबह का? जहाँ तक मेरा मानना है, और साइंस की कुछ रिसर्च भी कहती है कि जब अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, जब उसमें कोई विचार नहीं, खाली है वैसे उस टाइम, और उस टाइम अगर अपन कुछ पढ़ते हैं हम्म, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बजाय उसके कि जब अपने दिमाग में 70 बातें चल रही है फिर भी अपन पढ़े जा रहे हैं। और ये सबका अलग अलग है, तो किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो उसको हो सकता है रात में, नो डाउट। जैसे मेरे साथ ये होता था कि सुबह उठ के अपन पढ़ रहे हैं हम्म। तो उस टाइम बिल्कुल फ्रेश है, माइंड में अन्य कोई विचार नहीं है, तो उस टाइम जो पढ़ लिए 2 घंटे में, हो सकता है 2 घंटे में जितना याद हुआ वो रात को मैं 4 घंटे पढ़ता या 3 घंटे पढ़ता, उससे नहीं हो पाता। मोटी मोटी किताबों को देख के कभी घबरा जाते थे या मोटी किताबों को देखकर आपको मोटिवेशनल मिलता था? ना ना, ऐसे घबराहट कभी नहीं हुई कि ये किताब मोटी है तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे। हम्म, अपना ये होता था कि तरीका हर बार अलग अलग रहा। हम्म, जैसे कोई किताब मोटी भी है तो उसको डिवाइड कर लो, जरूर नहीं कि एक साथ करे। वो कहा होता है ना भाई, बूंद बूंद से अपन घड़ा भर लेते हैं, हम्म, एक साथ प्रेशर से डालेंगे तो घड़ा भी टूट जाएगा। हम्म, तो अपने तो डिवाइड कर लो, आज इतना पढ़ना है, इतना हम्म। पढ़ना है, इतना। लेकिन जो प्लान आप खुद बना रहे हो उस पर फिर आप कायम रहो, तो आप बड़ी से बड़े लक्ष्य को पा सकते हो। घर परिवार की बात करें तो आपका घर में कभी आप पढ़ाई किए होंगे, हाँ, तो घर में कैसा माहौल था पढ़ाई का? घर में पढ़ाई का माहौल शुरू से अच्छा रहा है हम्म, कि हम सारे भाई बहन एक साथ रह के पढ़े हैं। बचपन से स्कूलिंग टाइम से हम जो पांचों सातों भाई बहन हैं, दो छोटे, ज़्यादा छोटे थे पहले जब हम स्कूल में थे, वो उनका बचपन था। हम्म, छोटे वाले चाचा जी के बच्चे जो है, ज़्यादा हम्म, उम्र अभी कम, अभी वो स्कूलिंग चल रही है उनकी, हम्म। और हम इधर आ गए, इधर अच्छा, कॉलेज एक साथ पढ़ते एक थे आप साथ सारे? पढ़ते थे। तो हम 5 भाई बहन थे, जो स्कूलिंग में आगे पीछे थे, सबसे आगे मैं था, हम्म, और फिर मेरे से पीछे तीनों भाई बहन, और एक उससे पीछे। तो जो भी होता था हम घर में एक नीचे बिछा के, एक साथ हमारी चौकी लगी होती थी, पर टेबल कुर्सी के बजाय हम नीचे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, और टेबल कुर्सी पे पढ़ाई नहीं किया हाँ, आपने? जो अपने चौकी होती है, हम्म, जैसे पूजा पाठ करते वैसे अपन अपने हम्म, आगे चौकी रखो, हम्म। उस पे अपना होमवर्क करना, पढ़ना, और जितना सबको जितना मन हो उतना पढ़ो, फिर खेलो कूदो, कोई बाउंडेशन नहीं? कोई बाउंडेशन नहीं। घर वाले हमें ये कह के सुलाते थे कि अब टाइम हो गया, अब आराम से सो जाओ। जब घर वाले कहे तब सो गए, जब घर वाले उठे सब उठ गए। आप अपने हम उम्र युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि मैं आरपीएससी में आरएस बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं? तो जो मेरे हम उम्र युवा है और जो अभ्यर्थी आने वाले टाइम में सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो मैसेज है, 2-3 पॉइंट है उसके, कि अपन खुद पे भरोसा रखें। सबसे पहली बात तो कि मैं अचीव कर सकता तो हूँ। जिस दिन ये आ गया अपने मन में कि मैं कर सकता हूँ, तो अपन ने मान के चलो 50% जंग जीत ली। दूसरा मैसेज ये है कि चीज़ों के बारे में खुद से रिसर्च करो। रास्ता अपने को सब लोग बताते हैं, लेकिन सब लोग वही बताते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। अपनी क्षमता क्या है वो अपन जानते खुद हैं। को आकलन करना है। खुद को आकलन करना, स्व मूल्यांकन दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, औजार है। अगर आप खुद का मूल्यांकन खुद करते हैं हम्म, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपन अपनी बात करें, जैसे कि आपकी क्षमता है आपको पता है, मेरी क्षमता मेरे को पता है, मैं ये कहूँ कि मैं इस चीज़ को 6 घंटे में पढ़ सकता हूँ, तो मैं मेरी कैपेसिटी के आधार पे कह रहा हूँ। आपको हो सकता है वो चीज़ 4 घंटे में कवर हो रही हो, 4.5 घंटे में हो रही हो, या आपको 7 घंटे लग रही हो। हम्म, तो स्व मूल्यांकन करें, अपने को क्या करना है और कैसे करना है, हम्म। इसका पता होना सबसे ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अपने को पता है तो अपन आराम से कर लेंगे। वो कहावत है ना, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, लेकिन हर काम को अलग तरीके से कैसे करते करते हैं। तो यही मैसेज है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें और लक्ष्य पर दृढ़ रहें। ये नहीं कि आज आरएस बनने का सोच लिया, हैं? कल कोई दूसरा वैकेंसी का लालच आ गया, पटवारी बनने का आ गया, तो अपन पटवारी की दे रहे हैं, पशु परिचर के आगे तो वो भी कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक ही नाव में सवार होना एक है। ही नाव में सवार होना। एसडीएम साहब, आपका सपना एसडीएम तक ही है या फिर आगे भी कुछ नहीं सोचा नहीं, है? आगे भी सोचा है। मेरा जो सपना शुरू से था कि अपने को यूपीएससी क्लियर करनी है, हम्म, लेकिन बीच पड़ाव जैसे कि अपन उम्र का डिस्कस कर रहे थे, उस दौरान आरपीएससी की वैकेंसी आ गई तो अपन इसमें लग गए। हम्म, हाँ, उस दौरान मैंने फिर शिद्दत से आरपीएससी पे ही फोकस किया। हम्म, मैंने ये सोचा है कि अब ये कर रहे हैं तो एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसमें हम्म, सेटल हो जाए, फिर अपन यूपीएससी करेंगे। हम्म। तो अब निश्चित रूप से वो टाइम आ गया है जब मैंने जो सपना सोचा है उसको आगे कंटिन्यू करके
यूपीएससी के लिए मैं प्रयास करूं, और मैं सतत प्रयास करूंगा उसके लिए प्लान बना के। बाकी जैसे कि भरोसा है सफलता मिलेगी, उसी भरोसे के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथों में। नहीं, वर्तमान में आप जिस पद पे कार्यरत हैं हम्म, वो आपका एक ऐसा पद है जिसमें 24/7 आपकी ड्यूटी रहती है। तो बिल्कुल। ऐसे में आप सिविल सर्विसेज के लिए कैसे टाइम निकालेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सवाल बहुत अच्छा है कि अपन कैसे टाइम निकालेंगे। लेकिन हर बार ये होता है कि पहली प्रायोरिटी अपनी ड्यूटी रहेगी। जब आप ड्यूटी कर रहे हो, तो जो काम आपको मिले हुए हैं, जिस चीज़ के लिए अपन सेवा में चयनित हुए हैं, वो काम करें। ऑफिस टाइम के अलावा जो अपना टाइम निकलेगा, उसमें हम पढ़ाई के लिए टाइम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किसी दिन ऐसा भी आएगा तो छुट्टी में तो पूरा दिन मिलेगा। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, तो निश्चित रूप से अपन व्यवस्थित करेंगे तरीके से, शेड्यूल व्यवस्थित रहेगा तो टाइम निकाल पाएंगे। और काफ़ी कुछ तैयारी जैसे अपन ने पहले से कर रखी है व्यवस्थित तरीके से, उसको धार देने की ज़रूरत है अब। तो वो चीज़ अगर अपन करेंगे, तो जो अपन ने सपना सोचा है, ये जीवन का सपना नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य मेरा है, एक अच्छा इंसान कैसे बने, आईएएस बनना, आरएएस बनना ही सफलता की निशानी है। सफलता मेरे विचारों में आप मानोगे, तो मैं सफलता ये मानता हूँ कि आप जिस मुकाम पे आ गए, वहाँ तक आप कितने और लोगों को आपने लाया, और आगे जो आपकी यात्रा है, एग्ज़ाम पास किया, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस सर्विस में अपन आए हैं, उस सर्विस के उद्देश्य को आत्मसार करते हुए अपन लोगों की सेवा करें, और खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित करें, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। दोस्तों, एसडीएम साहब से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनी और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरा लक्ष्य आरएस या आईएएस बनना ही नहीं है। सबसे पहला मेरा जो लक्ष्य है एक अच्छा इंसान बनना है, और वाकई में एक अच्छे अधिकारी में ये गुण होना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ में सज्जनगढ़ के एसडीएम ऋषिराज कपिल जी। इन्होंने अपनी एसडीएम बनने की जो यात्रा है वो आपके और हमारे साथ में साझा की है। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी। फिर मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद।